Good morning, children. Welcome to E-Classes. 21st चैप्टर चंद्रशेखर का, क्रांतिकारी चंद्रशेखर का बचपन, पार्ट 2 हम कर चुके थे। कल इस पैराग्राफ में हमने किया था पेज नंबर 103। पेंसिल आप अपने हाथ में ही रखेंगे, साथ साथ मीनिंग्स लिखते जाएंगे। एक एक शब्द के समानार्थी शब्द जितने बताती जाऊं वो भी लिखते जाएंगे। यहाँ तक हमने किया था सेकंड पैराग्राफ 103 पर नाटक का अंतिम दृश्य था। कल ये पार्ट 2 में हमने यहाँ तक किया था कि अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए उसने क्या लिखना शुरू किया था, एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया था, जिसके राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। कौन कौन से टॉपिक को लेकर उसने लिखा है, प्रस्तावना कहाँ से मिली थी, ये सब हम कल पार्ट 2 में कर चुके थे। लास्ट क्लास का जो सेंटेंस था वो यही था, एक बार फिर से स्केल से बता देती हूँ। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन, स्वतंत्र, बाधाहीन, जिसमें कोई प्रॉब्लम न हो, प्रॉब्लम फ्री। भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न, स्थूल एक बहुत विशाल भी हम कह सकते हैं, आकार शेप प्राप्त स्वप्न, ऐसा स्वप्न था उसका। स्वप्न मतलब सपना, हमारा ड्रीम। उसका सपना था कि भारत, ऐसा भारत होगा। उस नाटक का ये टॉपिक था कि स्वतंत्र है, कोई बाधा, कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत उसमें अब अड़चन नहीं आ रही है, क्योंकि अब वो क्या हो चुका है, आज़ाद। अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। नाटक पूरा हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से, देशी मतलब स्वदेशी, अपने देश में बनी हुई स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की। प्रतिलिपि मतलब उसकी दूसरी कॉपी। आजकल हम क्या बोलते हैं पता है, मान लीजिए आपने कोई पोयम लिखी है या कोई आर्टिकल लिखा है, अब उसकी आपको दूसरी कॉपी चाहिए, तो आप क्या इस ज़माने में वापस लिखने बैठेंगे ना, क्या करवा देंगे, जेरोक्स कॉपी निकाल देंगे। तो तब के समय में जेरोक्स कॉपी की मशीन नहीं हुआ करती थी ना, तो लोग दूसरी कॉपी खुद ही तैयार हाथ से कर लेते थे। उसे क्या कहा जाता है, प्रतिलिपि, जेरोक्स कॉपी। आप हिंदी में लिख सकते हैं बिल्कुल वैसी ही दूसरी लिपि या कॉपी। देशी स्याही आपको पता है, तब के समय में स्याही से लिखा जाता था, मोरपंख का इस्तेमाल हुआ करता था, और उसे अपने पुस्तकों के नीचे छुपा के रख दिया। क्यों? ताकि हम सोच सकते हैं ना, क्यों उसने नाटक लिख तो दिया हिंदी में, लेकिन छुपा के क्यों रखा, ताकि किसी के हाथ में पड़ जाएगा या मान लीजिए पिताजी के हाथ में चला गया तो फिर खैर नहीं है, पिताजी खूब डांटेंगे, क्योंकि उसने हिंदी भाषा में लिखा था। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी। साहित्यिक मतलब लिटरेचर, प्रयत्नों की गति, प्रयत्न मतलब कोशिश, अभ्यास। गति का मीनिंग होता है स्पीड, रफ्तार, गति, रफ्तार, उसे अभी याद थी। अब देखो, साहित्यिक प्रयत्नों की गति का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, जब भी हम कोई नाटक लिखते हैं तो नाटक के कुछ नियम होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। अब नाटक का है ना, आप डायरेक्ट आके बोल दोगे कि हम ये नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं ना, पहले हम प्रस्तावना बताते हैं। मान लीजिए हम कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें भी 2 जने टीचर्स बैठे होते हैं स्टेज के पीछे, या स्टेज के पीछे नरेटर बोलता है कि अब हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, या है ना, उस जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं ना, उसकी थोड़ी वर्तमान समय से संबंधित कुछ समस्याएं, कुछ ऐसी स्थितियां बताई जाती हैं कि आजकल 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, है ना, कि गांधी जयंती के अवसर पे हमने ये शुरुआत की है, और 5 वर्षों के अंदर इस प्रयास को, इस अभियान को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो ये प्रस्तावना बोली जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि भाई स्वच्छता का कितना महत्व है। ये महत्व 2-4 सेंटेंस में बताने के बाद बताया जाता है कि अब इससे क्लास के, या मान लीजिए इसमें प्राइमरी के बच्चे हैं, तो ये बताया जाता है कि प्राइमरी के स्टूडेंट की तरफ से ये नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर 2 नरेटर आते हैं, ये 2 उसमें लड़के होते हैं या 2 लड़कियां भी होती हैं, लड़का लड़की आता है, किसी भी तरीके से एक आध नरेटर आता है और आपको उसकी प्रस्तावना बताई जाती है। डायरेक्ट
सारे के सारे पात्र या कैरेक्टर्स आके सीधा का सीधा नाटक प्रस्तुत करते नहीं है। उसके कुछ नियम होते हैं। प्रस्तावना बताई जाएगी, नरेटर जो आया आके आपको इंट्रोडक्शन देगा। उसके बाद नाटक के 3-4 भाग भी पाए जाते हैं, आपको पता होगा, है ना। सीन 1, 2, 3, 4 ऐसे नरेटर बताता जाता है कि नेक्स्ट सीन में हम इधर बढ़ेंगे। फिर लास्ट जो होता है ना, उसमें पता है क्या होता है, कंक्लूजन, कि हमें इस नाटक से क्या सीखने को मिला। और लास्ट में कई बार सारे के सारे कैरेक्टर्स हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं कि आज से हम प्रण लेते हैं, हम इस प्रकार गंदगी अपने देश में नहीं फैलाएंगे। ये तो चलो एक क्या था, एग्जाम्पल था नाटक का। तो कोई भी जब नाटक लिखा जाता है उसके क्या होते हैं, नियम होते हैं। उसे क्या कहा जाता है, साहित्यिक गति। मतलब उसे पता था कि नाटक ऐसे नहीं लिखा जाता, उसमें पहले प्रस्तावना, फिर अलग अलग सीन डाले जाएंगे, फिर कंक्लूजन, जिसे समापन भी हिंदी में कहा जाता है। इंग्लिश में हम कंक्लूजन कहते हैं, उसे समाप्ति भी कहते हैं हिंदी में। इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को दिखाया नहीं, सरस्वती को भी नहीं। सरस्वती पता है कौन है? आपके टेक्स्ट बुक में ही सरस्वती, दयानंद सरस्वती का एक चैप्टर है, 23rd चैप्टर। उसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। इनका पूरा नाम है दयानंद सरस्वती। आपने अगर देखा हो, यहाँ पे हमारे गांधीधाम में मेन मार्केट साइड या झंडा चौक पे इनका हॉल भी बना हुआ है दयानंद सरस्वती का, है ना। इसमें दयानंद सरस्वती के बारे में धर्मवीर भारती ने 23rd चैप्टर, उसका नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, उसका जिक्र किया है। तो ये जो चंद्रशेखर आज़ाद के दयानंद सरस्वती है ना, ये दोनों क्या थे, मित्र थे तब के टाइम पे। तो अमूल्य रत्न क्यों कहा है? क्योंकि उसने खुद लिखा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने, अमूल्य जिसका कोई मोल न हो, रत्न मतलब कोई गहना हो। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती थी। ध्वनि मतलब आवाज़। कौन सी आवाज़ गूंजती रहती थी? मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। अब मान लीजिए आप कोई पोयम लिखते हो तो आप उसके कवि कहलाएंगे कि ये पोयम मैंने लिखी है ना। आप नाटक लिखेंगे तो आप कहलाएंगे कि आपने यह नाटक लिखा है, आप इसके लेखक हैं। और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। निर्माण मतलब रचना करना, क्रिएट करना, बनाना। अपने हाथों से लिखा है, किसी की हेल्प नहीं ली है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के इस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे। दौरे मतलब यात्रा पर, और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर, ये बांकीपुर आपको पता होगा यूपी का एक शहर है, स्टेशन का नाम है। पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे मतलब वॉक कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। शेखर कुछ आगे और पिता पीछे पीछे टहल रहे थे। शेखर आगे था, पिताजी पीछे थे। आपको पता है ना, यहाँ से आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है, आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती। पहले आप यहाँ से अहमदाबाद तक जाते हैं या राजस्थान तक जाते हैं। अब राजस्थान से डायरेक्ट आपको यूँ नहीं कि आप उतरे और दूसरी ट्रेन मिल गई, कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे हमें वेट करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या के लिए रेलवे स्टेशन पर क्या बने रहते हैं, वेटिंग रूम। वहाँ पर वो लोग वेटिंग रूम में बैठे थे। ट्रेन आने में अभी टाइम था। पास से एक लड़का आया, शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला। उन्मुख मतलब की तरफ मुख करके। एक लड़का आता है और चंद्रशेखर की तरफ मुंह करके बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहन कर आया था, सिर पर अंग्रेजी टोपी है और उसके स्वर में अहंकार था। अहंकार, घमंड। देखो उसे किस बात का घमंड था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। वो कौन सी भाषा में पढ़ता था? अंग्रेजी। तो अपने नॉलेज का इंट्रोडक्शन देना चाहता था, परिचय वो जताना चाहता था कि मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हुआ हूँ। शेखर को प्रश्न बुरा लगा और अपमानजनक भी लगा कि ये हिंदी होते हुए क्यों मेरे से अंग्रेजी में बात करता है। उसने उत्तर ही नहीं दिया क्योंकि उसके स्वाभिमान को चोट लगी थी। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे उसके पिताजी थे। पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था, मतलब हिचकिचाता था। झिझकता था मतलब हिचकिचाता था।
अब देखो पहले के समय में, खासकर आज भी आप यूपी, बिहार या हरियाणा साइड चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे बड़ों के प्रति बड़ी ही इज्जत की भावना बताई जाती है या प्रकट की जाती है। मैंने एक परिवार में देखा है कि यूपी का एक परिवार था, बनारस का। जब उनकी मतलब उस लड़की की मम्मी अपनी सासू माँ से बात करती थी ना, तो वो खड़े होके बात करती थी। अपनी सास के आगे उसे बैठना अलाउ नहीं था। अपने पति से बात करने में तो वो झिझकती थी, लेकिन अपनी सासू माँ के सामने न बहू खड़ी बैठ सकती है, न बच्चे बैठ सकते हैं। हाँ, मर्दों को बैठना हो बातचीत करने के लिए तो बैठ सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा घूंघट रखा जाता है। वहाँ पे आज भी बड़ों के सामने, सास ससुर हैं, जेठ हैं, उनके आगे घूंघट तो रखा ही जाता है। ये उनका सम्मान प्रकट करने का तरीका होता है, ठीक है। हम इसे गलत नहीं कह सकते, ये उनका अपना रिवाज है। हर एक गांव का, हर एक राज्य का अपना ही एक रिवाज होता है बड़ों के प्रति। और दूसरी बात, सास के आगे वह ज़्यादा बोल नहीं सकती, या मेन बात ये महसूस की थी मैंने कि वो बैठ के बात नहीं करती। जब बड़े खड़े हैं तो बड़े बैठे हैं तो उसे हमेशा खड़े होके ही बात करनी होती थी। और पता है आपको, बहुत से रीति रिवाज होते हैं ऐसे गांव में, कुछ हमारी नज़र में अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, है ना। डिपेंड करता है हर एक का नज़रिया कैसा है। तो पहले के समय में, ये तो आज़ादी से पहले की बात बताई जा रही है यहाँ पे, कि पिताजी के आगे यूँ ज़िद्द करना, मांग करना बच्चों को बहुत ही डर लगता था। इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी पहले के समय में। आपने याद होगा, या अपने पिताजी, अपने दादा से पूछ सकते हैं आप, कि जैसे ही आपके पिताजी घर में आते थे ना, तो पूरे घर में शांति, सन्नाटा छा जाता था। क्यों? क्योंकि पिताजी का इतना बच्चों को भय हुआ करता था। माता के आगे इतना हिचकिचाते नहीं थे बात करने में, लेकिन पिता के आगे खूब, मतलब पिताजी जो हुआ करते थे, सख्ताई से पेश आते थे। तभी के समय में इतना सम्मान भी पिता के प्रति हुआ करता था। ये अपना अपना तरीका होता है हर एक राज्य का, हर एक बोली जाति वालों का। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसे अंग्रेजी में बात करने आती है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं है। उसने तनिक और रोब में कहा, रोब में मतलब अभिमान में कहा, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में जाते हो? अब देखो, लड़का जो था ना, उसे खुद अंग्रेजी भाषा अच्छे से बोलने नहीं आती थी। अब लड़के को अच्छे से अंग्रेजी में बोलने आता ही नहीं है, फिर भी अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए, दिखाने के लिए उसने देखो गलत सेंटेंस बोल दिया, माय नेम इज़। वो अपना नाम तो बता नहीं सका, और सामने क्वेश्चन बोल दिया, डू यू गो टू स्कूल, कि मेरा नाम है, क्या तुम स्कूल जाते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न भी देता, हिंदी में कुछ उत्तर तो अवश्य ही देता, लेकिन पिताजी की उपस्थिति में उसे बात करने में, उत्तर देने में क्या लग रहा था? डर लग रहा था। इसलिए उसने कुछ बोला ही नहीं। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ दोहरा रहा है। पाठ मतलब लेसन, दोहरा रहा है मतलब रिपीट कर रहा है, रटने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेज़ी उतनी जानता नहीं है, लेकिन फिर भी नाटक कर रहा है अंग्रेज़ी जानने का, बताने का। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई दिया ही नहीं। घृणा मतलब नफरत की भावना से। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, क्रुद्ध मतलब क्रोधित होकर, उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, तब जवाब क्यों नहीं देता? जवाब क्यों नहीं देते, ये प्रश्न किसने पूछा? पिताजी ने। कि उस लड़के के सामने ही गुस्से में पिताजी ने पूछ लिया कि तुम्हें जवाब आता है तो तुम जवाब देते क्यों नहीं हो? ये बताने के लिए कि मेरे बेटे को कि अंग्रेजी बोलने आती है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। शेखर और भी चिढ़ गया मतलब गुस्सा हो गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुरा के आगे बढ़ गया कि इसको तो अंग्रेजी बोलने आती ही नहीं है, इसीलिए इसके पिता ने उसे डांटा। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया। पिता ने उसका कान पकड़ के पूछा, जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारा मुंह टूट गया है क्या? तभी ट्रेन आ गई। शेखर कुछ उत्तर देने या न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। गुस्ताखी मतलब गलती, गुस्ताखी गलती। अब पिता ने कान पकड़े, हो सकता है उसकी पिटाई भी हो जाती, लेकिन ट्रेन आ गई तो ट्रेन के जल्दी बैठने में पिताजी ने क्या कर दिया? उसे डांटना मारना छोड़ दिया।
दूसरे दिन घर पे पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल ही नहीं निकलता है। शेखर ने सुन लिया। वापस दूसरे दिन जब पिताजी घर पे पहुँचे, शेखर भी था उनके साथ। माता के सामने कहते हैं कि हमारे लड़कों को बोलना आता नहीं है, बुद्धू हैं। अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ना लिखना सिखाया है, बोलना भी सिखाया है, तो भी उनके मुंह से अंग्रेज़ी का एक सेंटेंस निकलता नहीं है। यहाँ तक मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक उपन्यास है, उसमें से छोटा सा अंश लिया गया है। शेखर एक जीवनी भाग 1 में से छोटा सा अंश मतलब हिस्सा यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आप वेट कर रहे होंगे कि पार्ट 2 में कल मैंने एक आपको सेंटेंस बोला था जिसका इनडायरेक्ट मीनिंग बहुत गहरा है और बोला था इस चैप्टर के एंड में समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले ना हम एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या क्या करना है, उसके बाद इसका इनडायरेक्ट मीनिंग समझेंगे। शब्द समूह, बोलबाला, अति प्रसिद्ध, मुहावरे, मुंह काला होना, ये चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बेइज्जती होना, अपमानित होना, लज्जित होना भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें लकीर का फ़कीर बन के नहीं चलना है। हाँ, हम मुहावरे का अर्थ अपने ओन वर्ड्स में मतलब अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरी बात एक और भी आपको बता दूं कि लैंग्वेज में ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक की या गाइड की लैंग्वेज आपको लर्न करके लिखनी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं, मुंह काला होना, इसका मीनिंग क्या लिखा है, बेइज्जती होना। मेरी तरफ से पूरी आपको आज़ादी है, आप ओन वर्ड्स में आंसर्स लिख सकते हैं। बेइज्जती होना के बदले आप अपमानित होना लिख सकते हैं और अपमान होना लिख सकते हैं और अपमानित होना, अपमान होना, बेइज्जती होना, ये 3 लिखे हुए हैं, है ना। एक लिखा हुआ है, 2 और हो गए। इसके अलावा भी आपको आता है कि मैं इसके साथ मुंह काला होना का मीनिंग जानता हूँ या कोई इसका समानार्थी शब्द हो तो आप लिख सकते हैं, है ना। घृणा, नफरत, ये समानार्थी शब्द है। बाध्य, पीछे न होना शब्द लिखा नहीं है तो आप लिख देंगे ये मुहावरा है, बाध्य होना, तो इसका आंसर है विवश होना। अब विवश के भी देखो आपको 2-3 समानार्थी शब्द बता चुकी हूँ। लाचार होना, मजबूर हो जाना, है ना, लाचार होना, मजबूर हो जाना, ये समानार्थी इसके कहलाएंगे या ओन वर्ड्स में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड आता है तो ज़रूरी नहीं है बुक की भाषा लिखनी है, ओन वर्ड्स में आपको पूरा राइट है, पूरी फ्रीडम है, लिख सकते हैं। 1 वाक्य में उत्तर, 2-3 वाक्य में उत्तर, सविस्तार उत्तर लिखें। विलोम शब्द लिखते जाएंगे, सहयोग, असहयोग, विदेशी, स्वदेशी, बाहर, अंदर, दुश्मन, मित्र, अंकुश, निरंकुश, न पे छोटी की मात्रा नी, र के ऊपर बिंदी, निरंकुश। समानार्थी शब्द लिखेंगे, अनुमति, सहमति, अनुमति, सहमति, कष्ट, दर्द, पीड़ा, दुख, है ना, दर्द, पीड़ा, दुख। निरंतर, सतत, लगातार, निरंतर, सतत, लगातार। अनवरत, 3 हो गए। आज़ाद, स्वतंत्र, मुक्त, ठीक है। मुहावरे का अर्थ देके वाक्य में प्रयोग करें, ये समझा चुकी हूँ। मुंह काला होना, बेइज्जती होना, आप इसका वाक्य में प्रयोग खुद ही कर लेंगे, ओके। चलिए अब हम कर लेते हैं इनडायरेक्ट मीनिंग एक सेंटेंस का। सेंटेंस को आप अंडरलाइन कर लेंगे। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक, इंद्रलोक का मीनिंग कल बता चुकी थी, स्वर्ग। आरंभ से हटकर अंत में आ गया, अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट मीनिंग समझने के लिए आपको थोड़ा हमारे जो भारतीय सिनेमा है, मूवीज़ हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। देखो हमारी जो भारतीय सिनेमा है ना या मूवीज़ हैं, उसमें आपने देखा होगा स्टार्ट होती है मूवी, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया मिल जाता है कि ये कहानी है, ये अभिनेता है। अभिनेता का मीनिंग क्या होता है, नायक, जिसे हम हीरो कहते हैं। देखो हमारी इंडियन मूवी में ना हीरो हीरोइन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। उसका
बहुत प्रभाव पड़ता है मूवी को सक्सेस करने में या असफल होने में। उनकी एक्टिंग, उनके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। अच्छा, हमारे जो भारतीय सिनेमा है उसमें आपने देखा होगा पूरी कहानी चलती रहती है। उसमें जो मुख्य पात्र होता है वो किसका होता है? हीरो हीरोइन का। अब लास्ट में कई बार आपने मूवी में देखा होगा हीरो जो है बहुत ही मुसीबतों का सामना कर रहा है किसी चीज़ को पाने के लिए या अपना प्यार पाने के लिए। अब जैसे ही मूवी का अंत होने वाला होता है तो हमेशा हमारे भारतीय सिनेमा में मूवी का अंत है ना पॉजिटिव दिखाया जाता है। आपको अगर पता हो, कोई ऐसी मूवी देखी हो कि एक हीरो है, वो लास्ट में बहुत ही मुसीबतों का सामना कर रहा है किसी चीज़ को पाने के लिए, अचानक से उसके मन में ऐसा जोश उमड़ पड़ता है या उसे सफलता दिलाने के लिए हमने देखा है एक अकेला हीरो है, वो 10 जनों के साथ अकेला लड़ लेता है। तो मूवी के बीच में ये सब नहीं दिखाया जाता, 2-4 जने आ गए उसको पकड़ के लेके गए, लेकिन मूवी का अंत पॉजिटिव दिखाना ये हमारे भारतीय सिनेमा का एक रूल है कि अंत जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि हीरो हीरोइन के प्रति बड़ी संवेदना होती है दर्शकों के मन में। हाँ, दर्शक मतलब जो देखने वाली पब्लिक है, जनता है। तो जो मूवी का अंत होता है ना, नाटक का अंत, वो हमेशा सुखांत दिखाया जाता है। सुखांत मतलब जिसका अंत सुखदाई हो, उसे सुखदाई भी कहा जाता है, सुखांत भी कहा जाता है। कभी भी मूवी का अंत मतलब बहुत ऐसी सत्य घटनाएं होती हैं जिसमें मूवी का अंत दुखद दिखाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल बता दूं, मान लीजिए सलमान खान की हम कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें पहले तो बहुत कष्टों का सामना किए जा रहा है, लेकिन जैसे ही लगता है कि अब मूवी का अंत होने वाला है तो वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अकेला 10 जनों के साथ लड़ लेता है। उसमें अचानक से ऐसी ताकत आ जाती है। ऐसा रियल में पॉसिबल है कि 10 जने इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग आ जाते हैं और है ना एक जना हीरो अकेले लड़ लेता है ना। ये सब क्या होता है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है कि अंत हमेशा क्या दिखाया जाता है, सुखदाई मतलब पॉजिटिव दिखाया जाता है। अब इंद्रलोक का मीनिंग होता है स्वर्ग। अब सत्य हरिश्चंद्र नाम का एक नाटक लिखा जा चुका है, ठीक है, एक लेखक ने ये नाटक लिखा है सत्य हरिश्चंद्र। उसका इंद्रलोक मतलब स्वर्ग। तो स्वर्ग मतलब वो नहीं कि वो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं रियल में, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है स्वर्ग का कि सुखदाई घटना। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में जो आरंभ दिखाया गया है वो कैसा है, आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। मतलब किसी नाटक में है ना लेखक जो है वो दिखाता है कि स्टार्टिंग जो है बहुत ही सुखदाई है, लेकिन सत्य हरिश्चंद्र करके जो नाटक है उसका स्वर्ग मतलब पॉजिटिव एंड जो है आरंभ से हटकर कहाँ आ गया, अंत में आ गया। मतलब सत्य हरिश्चंद्र नाम का नाटक है, उसमें अंत कैसा दिखाया गया है, पॉजिटिव दिखाया गया है। सेम यही बात हमारी इंडियन मूवीज़ में भी दिखाई जाती है कि लास्ट में हीरो हीरोइन अपने एक दूसरे को पा लेते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो प्राप्त कर लेते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ये किसके लिए होता है, ताकि जब सिनेमा या मूवी खत्म हो तो दर्शकों के मन में एक पॉजिटिव वे आ जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है कि हाँ देखो हीरो हीरोइन का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है ना दर्शकों के मन पर, उनकी एक्टिंग पर, उनकी बोल, उनके डायलॉग जो होते हैं। तो लास्ट में जब है ना इंसान सिनेमा से थिएटर से बाहर निकलता है तो बड़ा खुश होकर निकलता है कि हाँ ये जो हीरो है सलमान खान की या शाहरुख खान की एक्टिंग इतनी अच्छी थी, लास्ट में उसने इतने सारे हीरो को, इतने सारे जो उसके दुश्मन खड़े थे उन सबको एक ही झटके में मार गिराया। क्यों, ये सब क्यों दिखाया जाता है? रियल में तो एक है, वैसे तो एक नाटक ही है ना, लेकिन दर्शकों के मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग आए इसके लिए अंत हमेशा हमारी भारतीय सिनेमा में कैसा दिखाया जाता है, पॉजिटिव ही दिखाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोला है सत्य हरिश्चंद्र नाम का नाटक है, उसका आरंभ पॉजिटिव था और आरंभ पॉजिटिव नहीं था लेकिन उसका अंत पॉजिटिव दिखाया गया। अब इसके लिए मैं आपको एक मूवी का एग्जाम्पल बताती हूँ। जो रियल मूवी होती है ना उसमें आपने देखा होगा जैसी कहानी लिखी गई होती है वैसा का वैसा ही जो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, उसे वैसा का वैसा ही दिखाना पड़ता है। अगर उसने रियल घटना पे जो कहानी ली है, मान लीजिए देवदास नाम की एक मूवी है, कम से कम 2003 या 4 में ये मूवी आ चुकी है, मतलब आपके जन्म से भी पहले की ये मूवी है, ठीक है। वो सत्य घटना पे आधारित मूवी है। अगर आपने उसका थोड़ा सा कोई ऐसा सॉन्ग भी देखा हो या उसकी झलक भी देखी, उसका ट्रेलर देखा हो, शाहरुख खान नाम का उसमें हीरो है,
माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय उसमें दो क्या बताई गई हैं, हीरोइनें बताई गई हैं। अब ये एक सत्य घटना पे आधारित है, काल्पनिक कथा नहीं है। दूसरी जो हम मूवी देखते हैं वो बहुत सारी काल्पनिक होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी मूवी हैं, जैसे आमिर खान की एक मूवी आई थी लगान, वो सत्य घटना पे आधारित थी, है ना। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो सत्य घटना पे आधारित हैं। कोई गांधी जी पे बनाई गई मूवी है तो वो भी सत्य घटना पे आधारित है। अब इसमें क्या है, शाहरुख खान मेन रोल निभाता है, ठीक है। ये एक बार पहले भी, बहुत साल पहले, आज से 50-60 साल पहले भी ये देवदास पुरानी मूवी बन चुकी थी। उसी को नया रूप दे के कम से कम 20 या 18 साल पहले ये मूवी बनाई गई थी। अब इसमें क्या है, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान दोनों क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय निम्न जाति से है और शाहरुख खान मतलब हीरो जो है अभिनेता वो उच्च जाति से है। दोनों का मिलन नहीं हो पाता, शादी होना पॉसिबल नहीं है। अब उसमें ऐश्वर्या राय की किसी बड़े व्यक्ति की उम्र के साथ शादी करवाई जाती है। आपको याद है, मैंने कभी आपको चैप्टर करवाया है एक यात्रा यह भी, उसमें एक लड़की है और मेन जो हीरो है उसका नाम है मोहन। अब ये सब पता है मैं आपको क्यों मूवी के एग्जाम्पल देके या आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, क्योंकि 11th चैप्टर अभी आपने 1 महीना पहले ही तरोताज़ा कर चुके हैं। उसमें आपको एक समस्या बताई गई है बेमेल विवाह की। तब जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था ना, तभी भी मैंने आपको बताया था हमारी समाज में एक पुरानी प्रथा है। एक गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, 3-4 बेटियां हैं। अब गांव में तो आपको पता है पुराने समय में भी आज के समय में भी दहेज बहुत ली जाती है। दहेज की प्रथा हमारे समाज में सदियों से चलती आ रही है। हर किसी पिता की इतनी ताकत नहीं होती कि वो इतनी दहेज एक एक बेटी को दे पाए। अब कोई सामने ऐसा व्यक्ति पुरुष मिल जाता है अमीर खानदान से, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है या उसकी शादी नहीं हुई, बड़ी उम्र का कमारा लड़का बैठा है, तो ऐसे लड़के वाले क्या करते हैं, गरीब परिवार की छोटी लड़की से क्या कर लेते हैं, ब्याह करवाना पसंद कर लेते हैं। तो ऐसे में पिता को दहेज नहीं देनी पड़ती लड़की के पिता को, उल्टा सामने से वो लोग क्या करते हैं, पैसे लड़की वालों को दे देते हैं। अब गरीब पिता है, मजबूर है, लाचार है, दहेज न देने के लालच में या मजबूरी में वो क्या कर देता है, अपनी छोटी उम्र की लड़की का विवाह किसी बड़ी उम्र के अधेड़ व्यक्ति के साथ करवा देता है और सोचता है चलो अच्छा घर मिल गया, और सामने क्या मिल जाती है, उसकी रकम भी मिल जाती है। अब पिता तो दहेज के कर्जे से मुक्त हो जाता है या चिंता से मुक्त हो जाता है, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी क्या कि अपनी उम्र, मान लीजिए वो लड़की 18 साल की है, सामने 36 या 40 लड़का 40 साल का क्या पाया जाता है, लड़का पाया जाता है। तो दोनों की सोच बनती ही नहीं है। इस प्रकार लड़की का जीवन अंधकार में भर जाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। ऐश्वर्या राय की शादी जो है एक ऐसे परिवार में करवा दी जाती है, बड़ा सा जमींदार है गांव का, ठीक है, बड़ा सा महल है उसका खुद का, और उसकी 2-3 संतानें भी हैं। ऐश्वर्या राय की उम्र छोटी है और जो सामने आदमी है उसकी उम्र उससे दुगुनी है। अब दोनों के विचार मिलते नहीं हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि ऐश्वर्या की, जिससे वह प्यार करता है लड़का, हीरो जिससे शादी करना चाहता है, प्यार करता है, उसकी हीरोइन की शादी तो किसी बड़ी उम्र के लड़के के साथ हो जाती है। अब ये नशे में डूब जाता है, इतना डूब जाता है नशे में, शराब के नशे में, कि लास्ट में उसे बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। अब उसे पता है कि मेरा जीवन ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। वो सोचता है कि एक बार मुझे उससे क्या करनी है, मुलाकात लेनी है, मुलाकात करनी है। वो उसके गांव चला जाता है। पता पड़ता है गांव के उसके महल के बाहर ही एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के नीचे एक थला बना हुआ है। उसे पता है कि ये ऐश्वर्या का घर है, उसका ससुराल है। उस पूरा नशे में डूब चुका था और उसमें दरवाज़ा खटखटाने की ताकत नहीं थी। उधर पेड़ के नीचे ही वह नशे में गिर जाता है। अब गांव वाले उसके जो नौकर थे महल में, वो बातें करते हैं कि इस गांव से कोई बड़ा ही रईस आदमी आया है और नशे में डूबा पड़ा है, बेहोश लगा पड़ा है। तो ऐश्वर्या को याद आता है कि कहीं मेरे से मिलने वही लड़का तो नहीं आया जिससे वह प्यार करती है। फिर धीरे धीरे बातों से पता पड़ता है कि इस गांव से इस नाम का व्यक्ति आया है। पहले के समय में ऐसे अमीर लोगों को बाबू कहा जाता था, आपको पता होगा। वो सोचती है कि वह मुझसे मिलने आए, मैं उससे ज़रूर मिलूंगी।
बहुत ही बड़ा महल है, दौड़ती दौड़ती जाती है, लेकिन जैसे ही घर के बाहर जो मेन गेट होता था ना महलों का, उसमें जैसे ही एंटर करना चाहती है, अब महल के बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, उसे खोलने के लिए ही कई बार आपने कोई ऐसी ऐतिहासिक सीरियल देखी हो, आपने देखा होगा उस दरवाजे का लकड़े के दरवाजे बने हुए करते थे या लोहे के, उसे खोलने के लिए कम से कम 4-4 रखवालों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसे द्वारपाल भी कहा जाता था, है ना। कई बार हमने ऐसा ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल सीरियल में सीन देखा होता है, बहुत ही बड़े बड़े मजबूत दरवाजे होते हैं। तो जैसे ही वह मिलने जाती है तो उसके पति को यह खबर पहुंच जाती है कि हमारी जो बहू रानी है उसका पूर्व प्रेमी उस गांव से आया है उससे मिलने, और ये हमारी बहू रानी जो है वह दौड़ दौड़ के जा रही है उससे मिलने। ये हमारे नियमों के, हमारे परिवार या खानदान के नियमों के अनुकूल नहीं है, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट में है। तो उसका पति उस बात का विरोध करता है, वह नहीं चाहता कि मेरी पत्नी उससे मिलने जाए और पूरे गांव में हमारी बदनामी हो। उसने आदेश दे दिया कि सारे के सारे दरवाजे, यहाँ जो मुख्य द्वार है वो क्या करवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए। उसे बहुत रोका जाता है लेकिन वह रुकती नहीं है, दौड़ती दौड़ती जाती है। बहुत बड़ा चौड़ा लंबा विशाल महल है। जैसे ही वह मेन दरवाजे के बाहर कदम रखना चाहती है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं, वह वहीं की वहीं रोती सिसकती बैठ जाती है, और उसके महल के बाहर ही जो पेड़ बना हुआ है वहाँ पर उसके हीरो या शाहरुख खान की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेड बॉडी वहीं की वहीं पड़ी है। तो ये जो सत्य घटना पे बनाई गई ना कहानी है, मूवी है, उसका अंत कैसा पाया गया, दुखद पाया गया कि हीरो की मृत्यु हो जाती है और हीरोइन जिससे प्यार करती है वह उससे शादी कर नहीं पाती, दोनों अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाती। अब सत्य घटना है इसलिए जैसा कहानी में लिखा गया है, जैसी लिखी गई है कहानी लेखक के द्वारा, वैसा का वैसा एज इट वैसा का वैसा उसे प्रकट करना ज़रूरी बन जाता है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के द्वारा। लेकिन कोई काल्पनिक कहानी है, जैसे मैंने बताया कि आजकल ऐसी बहुत सारी काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, उसमें एक अकेला हीरो न जाने कितने कितने सामने जवान लोगों के साथ लड़ लेता है। मतलब ये सब कल्पना होती है, कोई रियलिटी नहीं होती। वैसे रियल में एक जना 10 जनों के साथ लड़ पाता है क्या? नहीं ना, 10 जने आ जाए तो वो कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये था कि हमारी भारतीय मूवी में अंत जो है हमेशा अंत के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, इंद्रलोक। इंद्रलोक मतलब स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति का इनडायरेक्ट मीनिंग है सुखांत, कि हमारे भारतीय सिनेमा में या नाटकों में अंत हमेशा सुखद दिखाया जाता है। और यदि कोई सत्य घटना है, जैसे ये स्टोरी बताई देवदास नाम की, उसका अंत कैसा पाया गया है, दुखद पाया गया है। क्यों? क्योंकि ये सत्य घटना पर, सत्य कहानी पर आधारित मूवी है। आई होप इसका इनडायरेक्ट मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अंत और आरंभ हमारे भारतीय सिनेमा में कैसा दिखाया जाता है। ओके बेटे, थैंक यू।